हाँ, बता रहे हो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी? हाँ बोलो। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी, आप ये बताओ एक ही होते हैं अलग अलग होते हैं? हाँ। जोग्राफिकल टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी एक ही होता है अलग अलग होता है? हाँ अलग अलग होते हैं। अच्छा ठीक है, कोशिश करो। एनजीओ, एनजीओ बोले तो? हाँ हाँ एम्बेसी, हाँ हाँ। हाँ और? हाँ बढ़िया, और? हाँ हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, और कुछ? अच्छा ठीक है, बढ़िया कोशिश है, बहुत बढ़िया कोशिश है। तो आई थिंक सब आ गए हैं क्लासरूम में, टॉपिक को आगे चलाते हैं। सब बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। तो दो कॉपियाँ आपको मेंटेन करनी है, एक फेयर कॉपी जिसमें प्रॉपरली मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके नोट्स चल रहे हैं, और एक क्लासरूम में आप कॉपी रख के बैठे हैं, कोई भी बात लिखनी हो, कोई मेन पॉइंट, और कोई डिस्कशन करना हो, आपके एमसीक्यू चल रहे हैं तो वो रफ कॉपी आपके साथ चलनी चाहिए। सो टॉपिक को चलाते हैं, जितना अब तक कराया एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर नेशनल इनकम शुरू करा। सबसे पहला शब्द हमने एक नंबर का नेशनल इनकम मीनिंग में तैयार करा था, सबको याद हो चुका है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। सब साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। आज डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, पिछली कई क्लासेस में इसकी चर्चा हो रही है। तो नेशनल इनकम का जो मीनिंग है, इसमें कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, कभी फाइनल लिखना भूल जाओ, पूरा स्टेटमेंट जीरो हो जाएगा। या अकाउंटिंग ईयर ना लिखो या नॉर्मल रेजिडेंट ना लिखो। तो टेक्निकल टर्म्स क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। फिर हमने अगला टॉपिक तैयार करा, गुड्स एंड सर्विसेज। एक एक नंबर के लिए मीनिंग पूछ सकता है, एमसीक्यू में टिक करा सकता है, एग्जाम्पल को लेकर बात कर सकता है। अभी गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो गुड्स के बारे में बताया था, गुड्स आर टेंजिबल। सर्विसेज के बारे में बताया था, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। गुड्स में इट कैन बी स्टोर्ड, सर्विसेज में इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। तीसरी बात एग्जाम्पल के लिख सकते हो। चौथी बात, गुड्स की खासियत क्या है? गुड्स में प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, स्टोर करने के बाद। जबकि सर्विसेज में जिस टाइम पर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसी टाइम पर ही कंज्यूम की जाएगी, उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। ये डिस्कशन करा था, एमसीक्यू में आता है। और फिर हमने फर्दर चलाया कि ये गुड्स एंड सर्विसेज दो प्रकार की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और रीसेल। प्रोडक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं यहां पर? रॉ मटेरियल। फाइनल गुड्स कौन यूज कर रहा है? कंज्यूमर, फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब ये कंजम्पशन गुड्स की हमने बात करी थी यहां पर। ये कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, तीन प्रकार की। ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा, एग्जाम्पल लिखा है। जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ख़त्म हो जाते हैं, कंज्यूमर जिन चीज़ों को यूज़ करे और लाइफ 1 साल से कम, फूड 1 साल से कम, क्लोथ, फर्नीचर, तो उसे क्या बोलेंगे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और जो नॉन पेरिशेबल है यानी नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल गुड्स है यानी नॉन ड्यूरेबल, फूड, वेजिटेबल, डिस्कशन हो चुका है। और इन्वेस्टमेंट की बात करी थी,
जिसे प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, जैसे आपकी मशीनें, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा। एक एक नंबर के लिए साउंड कोई भी अनम्यूट करके कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकता है बीच में। तो फाइनल गुड्स को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। एक नंबर का मीनिंग विद एग्जांपल याद करा था। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल मैंने साइकिल टायर का लिया था, यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर रिपेयरिंग द साइकिल। इंटरमीडिएट गुड्स हमने याद करा, दोज गुड्स यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल था, और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। इसका एग्जाम्पल हमने फिर साइकिल टायर का ही लिया था, परचेज बाय साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्रोडक्शन बाउंड्री एक नंबर के लिए तैयार करा, जिसको वो इनडायरेक्टली चैप्टर के एंड में बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज करवाएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करे हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री को हम एक नंबर के लिए याद करके आए, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके बाहर सारी वस्तुएं फाइनल गुड्स और उसके अंदर सारी इंटरमीडिएट गुड्स। भाषा याद करी थी, प्रोडक्शन बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन विच क्रिएट द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और फिर हमने 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन याद करा, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। पहला पॉइंट डिटेल में नहीं चलेंगे, पहला पॉइंट मीनिंग का अभी अभी बोला था। दूसरा पॉइंट आप एग्जाम्पल का लेना, एग्जाम्पल कॉमन रखना, एग्जाम्पल कॉमन रखना। फॉर एग्जाम्पल साइकिल टायर परचेज बाय कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड साइकिल टायर परचेज बाय साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरी बात, फाइनल गुड्स include in the calculation of national income, intermediate goods never be include in the calculation of national income। प्रोडक्शन बाउंड्री को यूज कर रहे हैं, फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के भीतर। अगली बात हमने याद करी थी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। टेक्निकली बताया, वो आदमी किस देश में रहता है ये इमैटेरियल है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री से लाई करता है ये मैटेरियलिस्टिक है। और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 महीने 2 महीने का नहीं देखा जाएगा, कम से कम 1 साल। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे जिसे वो इनडायरेक्टली एमसीक्यू में टिक करा सकता है। भाषा बोल के आगे चलते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू ए पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड in a country in which economic interest lie for a minimum period of 1 year। और फिर हमारा अगला कंसेप्ट शुरू हुआ था स्टॉक एंड फ्लो। एक नंबर के लिए मीनिंग याद करा, एक एक नंबर के लिए 2-2 एग्जाम्पल याद करे, और फिर हमने डिफरेंस याद करा था। स्टॉक इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। और हमने एक एग्जाम्पल लिया, टैंक में 4 बजे कितना पानी है स्टॉक, 4 से 5 बजे तक टैंक में से पानी आ रहा होगा जा रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे फ्लो कंसेप्ट। डिफरेंस याद करा था हमने। कुछ एग्जाम्पल मैंने पूछे थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, नेशनल इनकम, ये सब किसको रिफ्लेक्ट करते हैं फ्लो कंसेप्ट को, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। स्टॉक के लिए मैंने एग्जांपल लिया था वेल्थ, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो डिफरेंस आए, पहला पॉइंट मीनिंग का लिखना, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात, नो टाइम डायमेंशन स्टॉक में, और फ्लो में टाइम डायमेंशन। एक एग्जांपल प्लॉट करना। एक और बात यहां मैंने बोली थी, स्टॉक लीड्स टू फ्लो। कोई चीज आज स्टॉक है तो वो कल को क्या हो जाएगी फ्लो। जो आज मूवमेंट में है, जो आज फ्लो कर रहा है, वो कल को रुक जाएगा, और रुकते ही पॉइंट ऑफ टाइम की घटना स्टॉक। तो एक और पॉइंट क्या, स्टॉक में स्टॉक लीड्स टू फ्लो, फ्लो में फ्लो लीड्स टू स्टॉक। तो 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। वैसे तो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स ही रिलायबल है, इंपॉर्टेंट है, बट वो गलती से पूछ ले। कंजम्पशन गुड्स अभी चर्चा करी थी, जो कंज्यूमर को सीधा सीधा डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है।
कैपिटल गुड्स इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्योंकि इसे कौन यूज कर रहा है? प्रोड्यूसर। किस पर्पस के लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। और कंज्यूमर गुड्स को कौन यूज कर रहा है? कंज्यूमर या हाउस होल्ड्स। कंज्यूमर यूज कर रहा है, इसीलिए कंजम्पशन गुड्स को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर यूज कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन में, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, यहां याद रखना। या रॉ मटेरियल नहीं है आपका फर्नीचर, आपका प्लांट एंड मशीनरी, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स, हाँ बोलिए। कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स की बात, इसके लिए मैं आपको पुरानी बात याद कराता हूं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा था। ये जो फाइनल गुड्स है, इसमें जो कंजम्पशन का हिस्सा है, ये कंजम्पशन कौन कर रहा है? कंज्यूमर। इसी को मैं ले जाकर यहां लेके गया। कंजम्पशन गुड्स क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स: ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल। कंज्यूमर यूज कर रहा है, कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, सीधा सीधा सेटिस्फेक्शन हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल गुड्स है। और ये कैपिटल गुड्स कौन यूज कर रहा है? आपका प्रोड्यूसर। किस लिए? फर्दर प्रोडक्शन में। अब इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या फर्क आ गया? इंटरमीडिएट गुड्स में रॉ मटेरियल यूज हो रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। या तो कच्चा माल लाओ और फैक्ट्री में बना के बेचो, तो इंटरमीडिएट है, या खरीदो और मार्जिन जोड़ के बेचो, 2 का 4 2 का 4, तो वो इंटरमीडिएट है। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या है? वो भी प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है। एक बार कर दी, कई साल की छुट्टी, जैसे आपकी बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, वो कैपिटल गुड्स है, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। और ये कैपिटल गुड्स नेशनल इनकम में आती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आती। और इसी को फाइनली एक बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, यहां दोबारा बनाया गया था। तो कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली, अरे प्रोड्यूसर जो भी चीजें लेगा और बनाएगा उससे इनडायरेक्टली सेटिस्फेक्शन तो कस्टमर को ही होगी ना, क्योंकि उसकी बनाई हुई चीजें कस्टमर ही खरीदेगा। फिर मैंने यहां कंजम्पशन गुड्स में क्या बोला? ये हाउस होल्ड या कंज्यूमर से रिलेटेड है, जबकि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। वो किसके लिए यूज कर रहा है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहां पर एग्जांपल रॉ मटेरियल नहीं है, एग्जांपल है बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। कंजम्पशन गुड्स को कंज्यूमर यूज कर रहा है, इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। कंजम्पशन गुड्स जितनी ज्यादा होगी तो कंजम्पशन उतनी ज्यादा होगी, और कंजम्पशन से सोसाइटी का वेलफेयर होता है। कैपिटल गुड्स, हम मशीनें जितनी ज्यादा बनाएंगे उससे कंट्री की कैपेसिटी बढ़ेगी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो आपकी नॉलेज के लिए इस क्वेश्चन को रखा है, ये काम आने का चांस फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बनाया गया है। सबसे ज्यादा रिपीट होता है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। और अब हम चलते हैं अपनी अगली टर्म, डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा नाम इकोनॉमिक टेरिटरी। 3 नंबर 4 नंबर के लिए थ्योरी में आ सकता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देगा। और वो एग्जाम्पल हम अभी तो छोटे छोटे हमने एमसीक्यू में बनाए हैं, बट चैप्टर के एंड में हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल में हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको डील करेंगे, जब ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी तैयार हो जाएंगी। आपका एग्जामिनर यहाँ 4 नंबर 6 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है, जिसमें वो कुछ एग्जाम्पल लिखेगा और आपको बताना होगा वो नेशनल इनकम में आएंगे नहीं आएंगे विद रीजन। ये आपके बोर्ड का कंफर्म क्वेश्चन है, उसके लिए पूरे चैप्टर की तैयारी होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे टर्म्स इकट्ठे मिलकर आपका आखिरी का वो क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा नाम इकोनॉमिक टेरिटरी, ये इकोनॉमिक्स का स्पेशल टर्म है। यहां ज्योग्राफिकल टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं है, जो आपके देश की बाउंड्री होती है। इस इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या काउंट हो सकता है, उसके लिए आपको 5 पॉइंट याद करने हैं। कोशिश करना सीक्वेंस ना बदले, वैसे तो आगे पीछे सीक्वेंस हो जाए तो नंबर नहीं कट सकते। आपके लिए यहां 5 पॉइंट बनाए गए हैं, वो पांचों पॉइंट आपको लिखने हैं थ्योरी में।
थ्योरी में लिखने का काम कम रहता है, बट इन 5 पॉइंट को याद करने के बाद उसका इनडायरेक्टली क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जो आने का चांस ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आए तो आपको लिखना होता है डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, और ये 1 2 3 4 5 करके आगे पीछे हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें सीक्वेंस याद रहे। तो सीक्वेंस की चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले हम कुछ बनाते हैं। पता चला कुछ बन रहा है। ये हमने इंडिया का नक्शा बनाने की कोशिश करी है। इसे बोलते हैं, ये जो बाउंड्री है इंडिया की, इसे बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। डोमेस्टिक टेरिटरी का खेल शुरू हो चुका है। मैं पहला पॉइंट आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। थ्योरी में जब भी आएगा तो आपको लिखना है डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड नंबर 1 पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर। नंबर 1 सब याद करने की कोशिश करें, पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर। समझाना चाह रहा हूं, ये पॉलिटिकल फ्रंटियर, मैंने इंडिया का नक्शा बनाया, ये हमारे देश की राजनीतिक सीमाएं हैं कि इसके अंदर जो लोग हैं, हम अपने आप को कहते हैं ये हमारा भारतवर्ष, और इसके बाहर है तो अगर ऊपर है तो चाइना के लोग, इधर है तो पाकिस्तान, उससे ऊपर है अफगानिस्तान, इधर है तो बांग्लादेश। तो ये सब लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है कि इसके अंदर ये वाली कंट्री, उसके अंदर वो वाली कंट्री। तो क्या है ये पॉलिटिकल फ्रंटियर। इस टेरिटरी के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ घटेगा वो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। ये हुआ पॉलिटिकल टेरिटरी। अभी लाइन पूरी नहीं हुई, क्या लाइन थी? पॉलिटिकल टेरिटरी विद टेरिटोरियल वाटर। अब ये हमारा हिंदुस्तान नीचे समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र में कुछ किलोमीटर तक का एरिया भारत का है, हमारी परमिशन के बगैर कोई दूसरा आ नहीं सकता। आपकी बुक में मेंशन नहीं है। 36 नॉटिकल माइल्स समुद्र में और हवा में डिस्टेंस नापा जाता है विद नॉर्थ ईस्ट किलोमीटर। भाई ये बीच, ये कुछ बच्चे, साउंड मैंने सबकी म्यूट कर दी, डिस्टरबेंस आ रही है। आयात बहुत लेट ज्वाइन कर रहा है। ये मैंने यहां पर लाइन खींची है एक 36 नॉटिकल माइल्स। हवा में और समुद्र में जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन भी बोली जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? नॉटिकल माइल्स। तो बुक में अवेलेबल नहीं है। समुद्र 36 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया समुद्र का हमारा है, हमारी परमिशन के बगैर कोई भी नहीं आ सकता। और उसके बाद इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल वाटर। तो इस समुद्री सीमा में और इस नक्शे के अंदर कुछ भी घटना घटेगी वो है डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। पहला पॉइंट मैंने बोला है डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर। क्लियर हो गया होगा सबको? ये पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरियल वाटर। और समुद्र में हमारा एरिया कितना, उसको बताया मैंने आपको। तो हमारी परमिशन के बगैर कोई भी शिप, जैसे ही वो यहां से यहां एंटर करेगा तो शिप को हमसे परमिशन लेनी होगी। पहला पॉइंट याद हो गया, पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर। दूसरा लिखा हुआ है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट operated by normal resident of country running between 2 or more than 2 countries। शब्दों को याद करें, मैंने क्या बोला है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री रनिंग बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूं, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली से लेकर मुंबई कोई फ्लाइट मूव कर रही है, दिल्ली से लेके मुंबई कोई फ्लाइट मूव कर रही है, तो ये क्या हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन कोई फ्लाइट, अरे ये नेपाल है ऊपर, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, तो दिल्ली से कोई फ्लाइट, एग्जांपल ले रहे हैं इंडियन एयरलाइंस, रोज दिल्ली से काठमांडू फ्लाइट अप डाउन कर रही है, दिल्ली से काठमांडू, काठमांडू से दिल्ली। तो ऐसी कंडीशन में तो दो मुल्कों के बीच में चल रही है फ्लाइट, तो इसकी कमाई किस देश की मानी जाएगी? ये टेरिटरी किसकी है?
हिंदुस्तान की कि नेपाल की? दो मुल्कों के बीच में चल रही है फ्लाइट। तो हम ये देखेंगे वो जो एयरलाइंस है वो किस देश की है। अगर इंडियन एयरलाइंस दो मुल्कों के बीच में चल रही है तो इसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मानेंगे। बच्चों, काठमांडू यानी नेपाल की एयरलाइंस का नाम है रॉयल एयरलाइंस। अगर रॉयल एयरलाइंस दिल्ली और काठमांडू के बीच में फ्लाई कर रही है तो इसकी कमाई किसकी मानी जाएगी? नेपाल की मानी जाएगी, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नेपाल माना जाएगा। तो एग्जाम्पल अच्छे से समझना, दो मुल्कों के बीच में कोई एयरलाइंस चल रही है तो वो एयरलाइंस जिस कंट्री की है डोमेस्टिक टेरिटरी उसी कंट्री की मानी जाएगी। क्वांटास एयरलाइन, पूरी क्लास को बता सकता है? साउंड अनम्यूट करके बोलो, क्वांटास एयरलाइंस। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है। अब ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली फ्लाई कर रही है वीक में एक दिन, और उसे लाखों रुपए की कमाई हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में दो मुल्कों के बीच में फ्लाई कर रही है तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी मानी जाएगी? वो एयरलाइंस जिस कंट्री की है। अगर क्वांटास एयरलाइंस की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इसकी कमाई ऑस्ट्रेलिया की मानी जाएगी। लेकिन इंडियन एयरलाइंस भी फ्लाई कर रहा है दो कंट्रियों के बीच में, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मानी जाएगी। और जैसा मैंने आपको एयरक्राफ्ट में बताया ऐसा ही शिप में भी लागू होगा। वो शिप जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, बेशक वो चार मुल्कों के बीच में मूव कर रहा है। तो दूसरी बात जो मैंने बताई समझ में आ गई होगी। मैं उस लाइन को बोलता हूं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट running between two or more than two countries operated by normal resident of country। जिस देश का वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, बेशक वो दो मुल्कों के बीच में मूव कर रहा है। एक बार और बोल के तीसरी लाइन पर चलता हूं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री रनिंग बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। एग्जाम्पल समझाया? तीसरे नंबर पर मैं एम्बेसी की बात कर रहा हूं बच्चों, एम्बेसी की बात कर रहा हूं। पहले एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी एक ही बात है, एम्बेसी सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री। बच्चों, हिंदुस्तान 125 करोड़ लोगों का मुल्क, यहां के लोग पूरी दुनिया की हर कंट्री में अवेलेबल है। अब यहां पर तो हमारी संख्या बहुत सारी है, लेकिन हम दूसरी कंट्रियों में जाते हैं तो माइनॉरिटीज बन जाते हैं। हम दूसरी ऑस्ट्रेलिया में हम जाएं तो वहां ऑस्ट्रेलियन कंगारूज बोलते हैं ऑस्ट्रेलियंस को, तो उनकी संख्या ज्यादा और हमारे लोगों की संख्या कम। जॉब के लिए भी जा रहे हैं, बिजनेस के लिए भी जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम वहां पर ऑस्ट्रेलिया में माइनॉरिटीज हैं। ऐसी कंडीशन में वहां ऑस्ट्रेलिया में हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो उसके लिए भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में अपना एक ऑफिस खोल रखा है। ऑस्ट्रेलिया में अपना एक ऑफिस खोल रखा है कि अगर हिंदुस्तानी जो वहां रह रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई एजुकेशन ले रहा है, कोई प्रॉब्लम हो, तो हिंदुस्तानी ऑफिस है वो वहां जाकर अपनी बात बोल सकता है और वो हिंदुस्तानी ऑफिस वहां के प्रधानमंत्री से बात कर लेगा कि भैया एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है। इसे बोलते हैं एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स। और भी पर्पस होते हैं इसके। हम दूसरे मुल्कों में जाएं तो हमारे आने जाने का वीजा, पासपोर्ट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट करता है एम्बेसी। तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के ऑफिसेज है हर कंट्री में, और एक कंट्री में एक ऑफिस नहीं होता, हर कंट्री के हर शहर में ऑफिस बनाया जाता है, भारत सरकार ने बना रखा है। तो अमेरिका के जितने शहर हैं हर जगह इंडियन एम्बेसी है। ऐसे ही अमेरिका की एम्बेसी हिंदुस्तान के हर शहर में है। तो जैसे हमारे ऑफिस पूरी दुनिया की हर कंट्री में, ऐसे उन कंट्रियों के ऑफिस भी हमारे देश में, जिन्हें हम एम्बेसीज बोल रहे हैं। ये हमारे देश की एम्बेसी पूरी दुनिया में जहां जहां है, मान लो काठमांडू में हमने 500 स्क्वायर यार्ड में अपना इंडिया का एम्बेसी बना रखा है।
तो वो जो एरिया जहां हमने अपना एम्बेसी इंडिया का ऑफिस बना रखा है वो मिनी इंडिया है, वहां इंडिया के नॉर्म्स काम करेंगे, वहां नेपाल का लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करेगा। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में हमारा जो ऑफिस है, 1 एकड़ जमीन पर, 1 एकड़ लैंड पर, वहां इंडिया के नॉर्म्स चलेंगे, वहां के प्रेसिडेंट के लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करेंगे। वो टेरिटरी, वो बाउंड्री मिनी इंडिया। तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एम्बेसी जहां जहां है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इस लाइन को वो यूज कर कर एग्जाम्पल करेगा और बताएगा। आंसर लिखो, नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा, चर्चा एंड ऑफ द चैप्टर में ही होगी टेक्निकली, अभी हम याद कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या याद हुआ हमें? एम्बेसीज सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री। पूरी दुनिया में जहां जहां हमारे ऑफिसेज हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया होगा सबको। नंबर 4 पर चल रहा हूं। इंटरनेशनल वाटर की अभी मैंने बात बताई थी। ये हमारा इंडिया, ये नीचे 36 नॉटिकल माइल तक का एरिया हमारा, हमारी परमिशन के बगैर कोई शिप एंटर नहीं कर सकता। इसके बाद ये नीचे इंडियन ओशियन, एक तरफ इधर बे ऑफ बंगाल चल रहा है। तो वो इंटरनेशनल वाटर से हम या अमेरिकन या पाकिस्तानी या चाइनीज, कोई भी जो भी निकालेगा, जो देश निकालेगा उसका। अरे समुद्र के अंदर से मछलियां निकाली जा सकती है, ऑयल निकाला जा सकता है, नेचुरल गैस निकाला जा सकता है। ये एक्सट्रैक्शन इंटरनेशनल वाटर से जो करेगा वो उस देश का। भैया जो किसी की बाउंड्री में नहीं है, जो भी, खाली समुद्र की बात नहीं हो रही है, सियाचिन कहीं हम चले जाएं नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, चांद की बात कर लो, मार्स की बात कर लो, जो कंट्री उस अननोन इलाके में पहले पहुंच जाएगी, जो चीज वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगी वो उस कंट्री का माना जाएगा। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? फिश, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर से जो कंट्री निकालेगी, हम जाके निकाल रहे भैया, हमने अपने टेरिटरी में निकाल लिया, अपनी पानी की सीमाओं में निकाल लिया, तो वो तो हमारा है ही, लेकिन हम इंटरनेशनल वाटर में जाके निकाल रहे हैं तो भी हमारा हो गया। तो 4th पॉइंट मैंने क्या कराया? फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल वाटर। अब हम बात कर रहे हैं 5वीं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड द कंट्री। एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी आर्मी अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पे आज भी है। अफगानिस्तान पे अटैक करा था कई साल पहले, ओसामा बिन लादेन, याद होगा आपको इंसिडेंस। तो वो वहाँ पहाड़ियों में छुप गया था, मिला नहीं था ओसामा बिन लादेन। पहाड़ियों का नाम तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियाँ। तो वहाँ आर्मी ने उनको रिसर्च ऑपरेशन चलाया, ढूंढा, मिला नहीं। फिर बाद में पाकिस्तान में वो पकड़ा गया, मारा गया, तो ऐसा कुछ डिक्लेरेशन रहा। लेकिन वो आर्मी तब से लेकर अब तक अमेरिका की अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर है। जिन जिन इलाकों में वो अमेरिका की आर्मी है वो इलाका मिनी अमेरिका, और जब तक रहेगी वो अमेरिका, वो इलाका। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड द, थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बता दूं, इंडिया, ये नीचे नक्शा बना रहा हूं आपके लिए, ये मैंने श्रीलंका, ये अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, यहां पर नीचे मैंने एक पॉइंट बनाया है। ये एक आइलैंड है जिसका नाम है डियागो ग्रेशिया। ढूंढ सको तो ढूंढना बाद में नक्शों में। डियागो ग्रेशिया एक आइलैंड है। हिस्टोरिकल हैपनिंग बता रहा हूं आपको, बढ़िया। डियागो ग्रेशिया, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को फ्री कर दिया 2 टुकड़ों में बांट के, और ये आइलैंड डियागो ग्रेशिया, मैं अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहा, ना लक्षद्वीप की बात कर रहा,
डियागो ग्रेशिया, ये आइलैंड अमेरिका को गिफ्ट कर दिया। इस आइलैंड पर अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। कल को थर्ड वर्ल्ड वार हुई, कभी तो होगी, हुई तो अमेरिका अपनी कंट्री से चाइना में कुछ अटैक करना चाहे तो उसे तो कई घंटे लगेंगे असला बारूद और फाइटर्स को भेजने में, तो वो इतनी दूर से नहीं करेगा। उसने यहां से पूरे एशिया को कवर कर रखा है डियागो ग्रेशिया से, और यहां उसने अपनी मिसाइल्स और दुनिया भर की टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यहां लगा रखी हैं, और उसकी रेंज में है यहां से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड अदर कंट्रीज, पूरे एशिया को कवर कर रखा है यहां से। तो ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिस जिस इलाके में जिस कंट्री की है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैंने 5 बातें बता दी, कुछ एग्जाम्पल भी लिए समझाने के लिए। अब इसको एक बार बोलते हैं और फिर सुनता हूं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी एक ही बात होती है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर 1, पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर। नंबर 2, ships and aircraft operated by normal resident of country running between 2 or more than 2 nations. तीसरा, embassies situated outside country. Fourth, fish, oil, natural gas, etc. extracted from the international water. और अंतिम बात, military establishment outside the country. सुनना चाहूंगा। अंशिका बोलेगी 5 पॉइंट्स, अनन्या बोलेगी 5 पॉइंट्स। अच्छा, साउंड में कर रहा हूं जी म्यूट, साउंड अपने आप अनम्यूट कर सकते हो। अनन्या, आउटसाइड द कंट्री। अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे इसकी। सो 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, सबने अच्छे से कोशिश करनी है, फास्ट करनी है। किसी को कुछ क्वेश्चन में पूछना हो, समझना आ रहा हो तो वो अपनी साउंड अनम्यूट कर कर बात कर सकते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समय स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, मिस्टेक ना हो। 10-10 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले दोनों बुक से रहने हैं। एक बच्चे की स्पीड बहुत बढ़िया, बाकी भी कोशिश करें। ध्यान से करो, पहले क्वेश्चन में तो बच्चों ने चारों ही ऑप्शन सिलेक्शन में आ रही हैं। हर क्लास में फ्लो एंड स्टॉक की रिवीजन हो रही है, एग्जाम्पल भी बोले जा रहे हैं, लेकिन मिस्टेक हो रही है। सीधा सीधा मीनिंग पूछे मुश्किल, बट वो एग्जाम्पल के माध्यम से पूछे ये इंपॉर्टेंट, और ये तैयारी होनी चाहिए।
करें, थोड़ा जल्दी करें। 50% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, 60% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। हाँ जी। नहीं, नहीं आता भैया, श्रीलंका तो अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है अपनी, उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। हाँ, पूरी दुनिया में हमारे देश की एम्बेसी है। केस, केस का मतलब क्या? क्या? हाँ, तो क्राइम केस मान लो तो अगर उस कंट्री को वहाँ कुछ भी करना है, उस कंट्री को वहाँ कुछ भी करना है, तो वहाँ के हाई कमीशन में जो हमारा पर्सन होता है, जो हमारा आदमी पहुँचाया जाता है, उससे परमिशन लेके वो करेंगे। अगर वहाँ पर हमारा जो कमिश्नर रैंक का आदमी है, अगर वो मना कर दे, तो वहाँ की कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर उस एरिया में काम नहीं करेगा। हालांकि हम, हमारी एम्बेसी जहां पर भी है, तो हम उन्हीं कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, बट उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है हमारे कमिश्नर से जो वहां पर बैठा हुआ है। हम्म। अब दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी है, तो हम वहां उस एम्बेसडर से पूछे बगैर वहां एंटर नहीं कर सकते, वहां के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ, जो वहां अमेरिका से डिप्लॉय करके आया हुआ है, और वो सर, अम्बेसी का जो हेड होता है उसे एम्बेसडर बोलते हैं। हाँ, एम्बेसडर बोलते हैं, जो अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हिंदुस्तान में। ऐसे ही इंडिया का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने हर कंट्री में जहां जहां एम्बेसीज हैं वहां अपने ऑफिसर भेजे हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा ऑफिसर है उसका, उससे पूछ के वो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी परमिशन से। हाँ। हाँ, तो वो उसका हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारे इंटरनेशनल वाटर तो किसी का है नहीं ना, जो जाके निकाल ले उसका। साउथ पोल में गए, आपने कुछ निकाल लिया, आपका हो गया। फिर कोई और कंट्री गया, उसने निकाल लिया, उसका हो गया। अब वो वहां कुछ ऐसा लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कंट्री में कब्जा ही कर लेगी, कब्जा कर लेगी, बात ही खत्म, फिर दूसरे का इलाका ही नहीं रहेगा, आर्मी लगा देगी वहां। हाँ, मिलिट्री सिस्टम लगा के वो उसको कंट्रोल कर ले, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर वो इंटरनेशनल, फिर इन, फिर इंटरनेशनल। हाँ, चाइना ने ऐसे ही तो करा है, समुद्र के बहुत सारे इलाकों में टापू बना दिया आर्टिफिशियल, और उस चक्कर में अमेरिका लड़ाई करता रहता है। लेकिन जब तक उसकी आर्मी है तो वो किसी और को वहां फटकने ही नहीं देता, जो मर्जी एक्सट्रैक्ट करे वो उसका है, या तो लड़ाई करो उससे। हाँ, इंटरनेशनल वाटर है ना। अब चाइना ने बहुत सारे इलाकों पर समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिसको देखकर अमेरिका को परेशानी होती है। तो फिर अमेरिका कहता है तुम वहां मत जाओ, तो या तो वहां अटैक हो, लड़ाई झगड़ा हो, और या फिर उसको जो कर रहा है वो उसको करने दिया जाए। लेकिन जब तक उसने आर्मी लगा रखी है, वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है चाइना, वो उसका। भैया एक बच्चा बचा है, जल्दी से वो भी अटेम्प्ट कर ले। डियागो ग्रेशिया की मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है, रियल है ये। अयाज जरा जल्दी से करो भाई। करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन का बच्चों। पहला क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन है, गलत हो रहा है बहुत सारे बच्चों का। फ्लो का मीनिंग सबको याद है, फिर भी क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हैं। फ्लो का मीनिंग याद कराया, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। ओपनिंग स्टॉक साल के बिगिनिंग में होता है, पॉइंट ऑफ टाइम 1 अप्रैल को गोडाउन में इतना माल पड़ा है, और नाम भी लिखा हुआ है स्टॉक, फिर भी आप टिक कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक सब अकाउंट्स वाले हैं, मालूम है। पहली बात तो स्टॉक लिखा हुआ है, वैसी दिमाग लगाने का काम नहीं है।
फिर क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड की फिगर होती है 31 मार्च। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल की घटना है, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च की घटना है, तो पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत सारे बच्चों ने ए और बी टिक कर दिया, हो ही नहीं सकता। अगली बात, हमारा सी ऑप्शन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। भैया अकाउंट्स में फार्मूला है चेंज इन स्टॉक, हमारी इको में भी इस चैप्टर में फार्मूला है जो हम यूज करेंगे, चेंज इन स्टॉक। ऐसे समझो साल के एंड में गोडाउन में 10,000 रुपए का माल पड़ा है, हमने गोडाउन में जाके चेक करा, साल के शुरू में 4,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है। अरे ये मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा है, ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। साल के एंड में 10,000 रुपए का गोडाउन में माल है, साल के शुरू में 4,000 का। तो भैया साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, अरे फार्मूला है ये चेंज इन स्टॉक। फार्मूला चेंज इन स्टॉक याद हो या ना हो, बात तो समझ में आई जाएगी कि 6,000 रुपए का हमने अपने साल में प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन हो गया, हमारे गुड्स बढ़ गए 6,000 रुपए के, या तो हमने बाहर से खरीद लिया या हमने बना लिया। तो 6,000 रुपए के गुड्स बड़े हैं ड्यूरिंग द ईयर। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की घटना नहीं है, ये कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, यही है फ्लो। भैया मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक कर रहे हैं आप। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज नथिंग बट चेंज इन स्टॉक, यही है घटना दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की। ये क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक तो किसी काम का ही नहीं है, ये इररिलेवेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टर ऑफ गुड। आज भी मैंने चर्चा करी है गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स क्या होते हैं, जिसकी शेप होती है, जिसे स्टोर किया जा सकता है। प्रोडक्शन कंजम्पशन सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पर बना उस टाइम पर भी खा लो, स्टोर करके बाद में भी कंज्यूम कर लो। एग्जाम्पल दुनिया भर के आपको मालूम है। तो पहला शब्द है इंटेंजिबल, तो ये तो करेक्टर है ही नहीं, सर्विसेज होती है इंटेंजिबल। इट कैन बी स्टोर्ड, यही आंसर आ गया कि इट कैन बी, इसे स्टोर किया जा सकता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वो कह रहा है मस्ट हैपन साइमल्टेनियसली, तो प्रोडक्शन कंजम्पशन मे बी साइमल्टेनियसली और मे नॉट बी, हो भी सकती है साथ साथ, हो सकता है बाद में स्टोर करके कंज्यूम कर लो। कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये भी गलत है। गुड्स आप ट्रांसफर करते हो, एक ने बनाया दूसरे को बेच दिया, तो यहां आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज ए सम ऑफ फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू। अब जो आपने याद कराया है वो एज इट इज पूछेगा, ऐसा नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग पूछता है और आपको अपनी नॉलेज को उसी लैंग्वेज में फिट करना होता है। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन है अक्रूइंग टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। है पूरी लाइन उसने लिखी नहीं है तो लिख दिया उसका शॉर्टकट रेजिडेंट। तो जो नियरेस्ट है, जो बेस्ट है, वही ढूंढना होता है। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम की चर्चा हम डिटेल में इसी चैप्टर में करने वाले हैं। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन नोन एज factors of production. Against these factors whatever you have to pay known as factor income. जिससे आप लैंड लेके आए बदले में क्या दोगे, लगान, रेंट। लेबर लेके आए बदले में क्या दोगे, वेजेस। कैपिटल लेके आए बदले, पढ़ चुके हो आप 11th क्लास में, कैपिटल के बदले में आप क्या दोगे, इंटरेस्ट। और रिस्क टेकिंग पावर के बदले में क्या दोगे, प्रॉफिट। इन 4 फैक्टर्स के बदले में जो बांटा जाता है, भैया बांटने वाला पे कर रहा है, उसके लिए कॉस्ट होती है 11th क्लास के अकॉर्डिंग। और यहां पर जिस आदमी ने फैक्टर्स लगाए उसको बदले में मिल रहा है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के नाम से, नोन एज फैक्टर इनकम। तो ये फैक्टर इनकम किसकी लेनी है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री का। मतलब वो किस देश में रहता है, इमैटेरियल, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री से रिलेटेड है, उस कंट्री के नेशनल इनकम में आएगा। तो नेशनल, उसको सिटीजन किस देश का सिटीजनशिप मिली है किस देश की, इमैटेरियल। इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल इनकम में बच्चों इमैटेरियल है। जब हम डोमेस्टिक इनकम का टॉपिक कराएंगे, डोमेस्टिक इनकम बोला मैंने, तो वहां पर यह शब्द बड़े काम का है। और हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल की जब हम चर्चा करेंगे एंड में, वहां पर भी काम का है। अब भी बताया था इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी, उसका नेशनल इनकम से कोई कनेक्शन नहीं है, डोमेस्टिक इनकम से कनेक्शन है और बहुत गहरा कनेक्शन है, वो वहीं चर्चा करेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो? फ्लो का मीनिंग याद हो चुका है आपको। फ्लो बोले तो कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कह रहा है कौन सा फ्लो नहीं है, यानी स्टॉक है। तो पहला ही शब्द हमारा आंसर है आपका कैपिटल। एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट करता है कि दुकान में 10 लाख लगाए, एक पॉइंट ऑफ टाइम। बाद में पैसा बढ़ जाएगा घट जाएगा थ्रू द एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग। सो यही है स्टॉक, पॉइंट ऑफ टाइम की घटना, नोट ए फ्लो। इनकम हो सकता है किसी को एक ही दिन मिल रही हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम की घटना नहीं है, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में मेहनत करके कमाया गया पैसा होता है। सो ये याद कर चुके हो, नेशनल इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम बताया था, पूरी क्लास कोई भी साउंड अनम्यूट करके बोले इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम। बहुत बढ़िया, ये प्रैक्टिकल में यूज होगा बच्चों। कैपिटल फॉर्मेशन, हम इस इन्वेस्टमेंट के चार चार कंपोनेंट भी याद करेंगे। टेक्निकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो फार्मूले में आएगा उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। डेप्रिसिएशन भी दो पॉइंट ऑफ टाइम के, अकाउंट्स वालों को पता है, पूरे साल की कैलकुलेशन आप अकाउंट में करते थे, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो कंसेप्ट? तो डिपॉजिट इन ए बैंक पॉइंट ऑफ टाइम की घटना, कैपिटल पॉइंट ऑफ टाइम की घटना, आ गया यहां आंसर। डेप्रिसिएशन, वेल्थ भी पॉइंट ऑफ टाइम की घटना। हाँ जी बोलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो अब मैं सुनता हूं, उमंग सुनाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी, जल्दी से। उमंग डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, साउंड अनम्यूट करके बोलो बच्चे। वैशाली बोलेगी। वैशाली, कुंदन, बोलो डोमेस्टिक टेरिटरी फास्ट। जल्दी जल्दी। हाँ, नंबर दो। थोड़ा सा स्टेटमेंट सही याद करो, गड़बड़ मत कर देना। पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर, दूसरा था क्या? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री रनिंग बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। कुंदन तीसरा पॉइंट बोलो। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल वाटर। अगला, अगला। एक ही बात होती है, खाली एम्बेसी, खाली एम्बेसी बोल दो। एम्बेसी, लाइन पूरी बोलो। एम्बेसी सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री। आखिरी बात बोलो। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड द कंट्री। प्रेरणा, प्रेरणा डोमेस्टिक टेरिटरी। रुक जाओ रुक जाओ, यहां भूल गए आप, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। और बोलो तीसरा। बिना देखे कोशिश करो बोलने की। अच्छा, वहां वो रिग्स लिखा हुआ है ना, ऑयल रिग्स। रिग्स क्या होता है? कुएं। हम जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं जब चीजों को, तो उसको रिग्स बोला गया है, जिसको हमने आसान भाषा में बोला था फिशिंग, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल वाटर। रौनक खंडेलवाल बोलेगा डोमेस्टिक टेरिटरी। मोर देन टू कंट्रीज।
वाटर, बहुत बढ़िया। आखिरी, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट। सान्या, सान्या बोलेगी जल्दी से। सान्या। आयात बोलेगा, आयात। आयात बोलो, डोमेस्टिक टेरिटरी। रिया बोलेगी, रिया। बहुत बढ़िया, बढ़िया तैयारी चल रही है बच्चों, इसी तरह से कोशिश करें। अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे चलाएंगे। कुछ बच्चों की फ़ीस पेंडिंग है, वो फ़ीस सबमिट कराएं और अपनी रिसिप्ट व्हाट्सएप करें मुझे। नोट्स ज़रूर बनाते रहिए और अगली क्लास में थोड़ा सा मनी को भी पढ़ें, उसके बारे में भी बीच बीच में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अगली क्लास में कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ, कोशिश करना पढ़ के आना क्लासरूम में। बार्टर सिस्टम, मनी का मीनिंग, फंक्शन ऑफ मनी, 3 शब्द मैंने बोले हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ना। देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा। अभी के लिए बच्चों इतना बहुत। जय हिंद। मोस्ट वेलकम बच्चों।